क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ होता है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली हुई वाणी। इस लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि जो आपसे पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं, तो 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन, जबकि हिंदी में 13, कहीं कहीं 13 लिखे जाते हैं स्वरों की संख्या, कहीं 11 लिखे जाते हैं, और जो व्यंजन हैं वो 33 हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव द्वारा की गई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव द्वारा। गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि के वर्णमाला में प्रयुक्त संयुक्त अक्षर नहीं है। ठीक है, इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? माझी, मलवई, दोआबे और पुआधी। कौन कौन से हैं? आपसे पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से किन भाषाओं में बांटा गया है, तो माझी, मलवई, दोआबे और पुआधी। टोटल कितने हैं? 4। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह, ठीक है, नामक शहर की नींव रखी, लेकिन इसे वह पूरा नहीं कर सका? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया हुमायूं। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके, क्योंकि शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिया था। दीन पनाह नगर के स्थान पर ही शेरशाह या शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि दीन पनाह नगर बसाना चाहते थे, लेकिन 1540 में हुमायूं शेरशाह से पराजित हो गए थे, और दीन पनाह के स्थान पर शेरशाही या शेरगढ़ के नाम से एक नई राजधानी का निर्माण करवाया गया शेरशाह ने, और जिसे पुराना किला कहा जाता है। इस जगह को पुराना किला के नाम से जाना जाता है। पुराना किला अब दक्षिण पूर्वी दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने लागू की थी? क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अकबर ने, अकबर हो गया, हुमायूं, बाबर या दारा शिकोह। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब का अर्थ होता है सेना में पद या रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती जात एवं वंश के आधार पर ही हो जाती थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन उल आबदीन। ठीक है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाने जाते थे। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो जैन उल आबदीन मालवा, गुजरात, कश्मीर या बंगाल। तो ये कहाँ के थे? कश्मीर के सुल्तान थे। जैन उल आबदीन 1420 से 1470 तक ये कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव और अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक सुविधा प्रदान की थी। जैन उल आबदीन ने जजिया कर हटाया था और अपने राज्य में गाय का वध निषेध पर रोक लगा दी थी। जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है, जैन उल आबदीन फारसी में कविताएं लिखता था। किस नाम से लिखता था? कुतुब नाम से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। स्लोप बाल या बैटर दीवारें किस सुल्तान के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं थी? स्लोप बाल या बैटर दीवारें। ठीक है, तो गुलाम, लोदी, तुगलक या खिलजी। तो इसका सही आंसर हो गया तुगलक। स्लोप बाल या बैटर दीवारें तुगलक वंश के शासन की प्रमुख विशेषताएं थी। तुगलक कालीन स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब, सरदल एवं धरण के सिद्धांतों का समन्वय था। तुगलक काल की प्रमुख इमारतें थी बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, बेगमपुरी मस्जिद तुगलकों की ही देन थी। आदिलाबाद का किला, 12 खंबा। ठीक है, 12 खंबा काफ़ी फेमस है, जो कि तुगलकों की देन है। ठीक है, और काली मस्जिद भी तुगलकों की देन है। कोटला फिरोजशाह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का मैदान भी है। ठीक है, फिरोजशाह कोटला के नाम से जाना जाता है। कुश्क ए शिकार, खिड़की मस्जिद, सतपुला और तुगलकाबाद का किला, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये सब किसकी देन है? तुगलकों की ही देन है।
ठीक है। पातशाह नामक नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये पातशाह नामक शाहजहां के बारे में लिखी गई है इस पुस्तक। यह पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई थी, जो मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में एक यात्री और इतिहासकार था। अब्दुल हामिद लाहौरी अबुल फजल के शिष्य थे। अकबरनामा एवं पातशाहनामा के संपादित संस्करण, अकबरनामा और पातशाहनामा के संपादित संस्करण पहली बार एशियाटिक सोसाइटी द्वारा दिसंबर में प्रकाशित किए गए थे। पातशाहनामा में शाहजहां के शासनकाल के दौरान शासन के दौरान के जीवन और उससे उस समय की गतिविधियों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात करते हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके के मध्य हुई थी? सबको पता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी की वजह से ये मानो कि ऐसा बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी के कारण ही बाबर यानी मुगलों का बाद में आने का पहला कदम हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर की सेना कम थी लेकिन इब्राहिम लोदी की ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बाबर विजयी हुआ था, क्योंकि ये पहली बार भारत में तोपों का जो चलन था वो बाबर ने किया था। उसके बहुत बढ़िया तोपची थे। ये उनकी पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों की लड़ाई में शामिल थे। ठीक है, 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हरा दिया था। मध्यकालीन भारत में जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? मध्यकालीन भारत में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह के द्वारा बनवाई गई थी जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में के दौरान शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह का दूसरा नाम फरीद खान था। वह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था। क्या करना चाहता था? दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहता था, जिस कारण इस विशाल रोड का निर्माण करवाया गया। यह गंगा किनारे बसे नगरों को जोड़ता है। उसने इस रोड के किनारे प्रत्येक कोस पर कोस मीनारें बनाई हैं। ठीक है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था? तो कन्नूर, कालीकट या कोच्चि, कोल्लम। तो सर्वप्रथम वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब जो कालीकट है वो कोझिकोड जिले में है, और कोझिकोड जिला कहाँ है? केरल में। आगे बढ़ते हैं, भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसके साथ व्यापार करने की संधि हुई। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। एक तो कब आया? 1498। उसके बाद दोबारा कब आया? 1502 में। कोच्चि के राजा से व्यापार करने पर समझौता हुआ था। उसके बाद पहले में किसके साथ समझौता हुआ था? जमोरिन के साथ। ठीक है, और दूसरे में किसके साथ हुआ? कोच्चि के राजा के साथ। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया और यहीं उसकी 24 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो गई थी। पहले उसे कोच्चि में दफनाया गया, लेकिन बाद में 1538 में उसकी पुनः कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले जाया गया। निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? ठीक है, मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी किसके शासनकाल में? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो जहांगीर इसके सही आंसर हो जाएंगे। यानी चित्रकला के बारे में बात की जाए तो जहांगीर के शासनकाल में ये अपने चरम उत्कर्ष पर थी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। जहांगीर स्वभाव से प्रकृतिवादी था तथा वनस्पतियों तथा जीवों के चित्रों को पसंद करता था। इसके युग में सबसे अनोखी प्रवृत्तियां चित्रों के चारों ओर से सजे हुए हाशियों का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होती थी। जहांगीर ने पोर्ट्रेट चित्रकला के रूप में प्रकृति पर जोर दिया। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा, राणा उदय सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने
चित्तौड़ विजय स्तंभ की स्थापना की थी? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने कराई थी। इसकी स्थापना राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के उपरांत कराए। इसे स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, ठीक है, हुमायूं की बेटी थी, अकबर की बहन थी, ठीक है, सॉरी कुछ मिस है, देखते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी और अकबर की बुआ थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूं, आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किस भाषा में लिखी गई है, तो हुमायूं नामा तुर्की भाषा में लिखी है। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। और ये अकबर की कौन थी? बुआ थी, सौतेली बुआ, या हुमायूं की कौन थी? सौतेली बहन। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी अरबी भाषा में, ठीक है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। तो यह किताब धर्म एवं दर्शन, उत्सवों, खगोल विज्ञान एवं रीति रिवाज एवं प्रथाओं तथा माप विधियां, मूर्ति कला एवं विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित एक व्यापक ग्रंथ था, ठीक है। अल बरूनी इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, या पहला मानव विज्ञानी, ये सब उपनाम हैं अल बरूनी के। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। तो वो कौन सी लड़ाई थी? तराइन युद्ध था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? एकता प्रणाली को, ठीक है। तो इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे इल्तुतमिश। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली सल्तनत में शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। एकतादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। एकतादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि के छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया जाता था, ठीक है। एकता प्रणाली में क्या होता था कि भूमि के जो छोटे भाग होते थे उन छोटे भागों को गिफ्ट के रूप में लोगों को दिया जाता था। इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेकर 1236 तक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 1206 से 1526, ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से लेकर 1526 तक के टाइम पीरियड को दिल्ली सल्तनत की अवधि जानी जाती है। दिल्ली सल्तनत तो मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन राजवंशों में मुगलों द्वारा दमन कर दिया गया था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1506 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 वंश तक रहा और लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ठीक है, गुलाम वंश,
तुगलक, खिलजी या लोधी? नहीं। देखो, लोधी के बाद गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो जो भी लास्ट तो लोधी है, गुलाम वंश शुरुआत हुआ था। अब आते हैं खिलजी और तुगलक पे। ठीक है, खिलजी यानी कि ये कौन है? खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये थे। उसके उसके बाद आए हैं तुगलक। ठीक है, तो 1290, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, 1206 से 1290, और ये खिलजी रहे हैं 1290 से 1320, लगभग 40 साल, लगभग 30 साल रहे। तुगलक रहे हैं 1320, 1320 से 1451 या 1414। ठीक है, तो 80 और लगभग 80-90, लगभग 94 साल ये रहे। उसके बाद लोधी, लोधी की बात की जाए तो 1451 से 1526। ठीक है, 50 और लगभग ये 75 साल मान के चलो। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसका चला है? तुगलकों का चला है। ठीक है, 94 साल, लगभग 94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनका सही क्रम इस प्रकार है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था? घोषित कर दास राजवंश के शासनकाल की शुरुआत की थी 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योग पर, कृषि पर, आवास पर या मवेशियों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों पर टैक्स नहीं लेते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का द्वितीय सुल्तान था। उसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की थी। उसने 2 नए कर लगाए। पहला चराई कर, यानी मवेशियों की चराई पर कर लगता था, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और दूसरा घरी कर, जो घरों, आवासों एवं जिसमें कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व की दर को उपज का आधा भाग कर दिया गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, जो 1240 से 1243, इस तरह से 1236 से 1240 तक रहे। रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण दिए गए थे। उन्हें सेना का नेतृत्व, प्रशासनिक कार्यों का अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका प्रयोग कर सकें। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी में बैठकर 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 साल तक शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी। दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्मत उल निस्बा की उपाधि धारण की थी। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप सिंह ने लड़ा था। ठीक है, जिसके हल्दी घाटी का युद्ध जिसको बोलते हैं 18 जून 1576 में हुआ था। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। अकबर की सेना के नेतृत्व राजपूत राजा मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। ठीक है, महाराणा प्रताप को किस जनजाति का सहयोग मिला था? भील जनजाति का सहयोग मिला था। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सिखों का है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। 1705 ईस्वी में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ हैं।
बाद में सजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो सजदा प्रथा बलबन ने की थी, ठीक है, जिसमें जहाँपना के पैर सामने घुटने टेक कर उनके पैरों को चूम कर आगे बढ़ा जाता था। सजदा एवं पैबोज प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना और पैबोज का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था? तो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश ही होंगे, लेकिन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है। कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुश के सीरी भी कहा जाता है। कुश के सीरी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या ग्रहबर्मन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चतुर्थ, ठीक है, सेन राजवंश के चतुर्थ शासक और एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू प्रशासक थे। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया था। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? 84 वर्षों तक उपमहाद्वीपों में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो कौन था? मुगल वंश, खिलजी, तुगलक या गुलाम? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक रहा है? 1206 से 1290 तक, 84 ईयर। इन्हीं को ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का पहला कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की सत्ता 1206 से 1290 84 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था और इस्लामी शासन की नींव रखी थी। निम्न में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का तो कौन था? मलिक काफूर। काफी ज्यादा चर्चे हैं मलिक काफूर और अमीर खुसरो के बीच। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना का जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके बाद उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक पर पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दीनार का भुगतान किया था, जिसे 1000 दीनारी भी कहा जाता है, 1000 दीनारी। मलिक काफूर वर्ष 1296 ईस्वी में 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो मार्को पोलो, फ्रांस वर्नियर, दुआर्ते बारबोसा या सेल्यूकस निकेटर? तो मार्को पोलो वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था जो आया था। ठीक है, मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता एवं लेखक था। मार्को पोलो ने वर्ष 1271 और से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की थी। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल से आया था। फ्रांसवा वर्नियर फ्रांस देश का निवासी था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आया यूनानी राजदूत था। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा था और नष्ट किया? तो महमूद गजनी, ठीक है, जिन्होंने लूटपाट की थी। और इनका भीमसेन से ऐसा कुछ है नाम, भीम द्वितीय, उनसे इनका युद्ध चला था और बाद में यही जीते थे। महमूद गजनी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा, नष्ट किया तथा हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने नष्ट कर दिया था
मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। फिरोजशाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोजशाह तुगलक ने तो महमूदाबाद, बीदर, आगरा या हिसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का हिसार। फिरोजशाह तुगलक ने हिसार शहर का निर्माण करवाया था। फिरोजशाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोजशाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसने 1351 ईस्वी में ईस्वी से वर्ष 1388 ईस्वी तक शासन किया था। फिरोजशाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए थे: खरात, जजिया, जकात, खम्स। खरात था भूमि कर, जजिया था धर्म कर, जकात संपत्ति कर और खम्स था युद्ध में लूटे गए माल कर। फिरोजशाह तुगलक ने 2 नए सिक्के आधा और विक भी चलाए थे। किसने चलाए थे? फिरोजशाह तुगलक ने। इस चीज को ध्यान रखना है। ये कौन किसका भाई है? मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोजशाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक अंबाला से और दूसरा मेरठ से लाया था। ठीक है। फिरोजशाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर जैसे शहरों की स्थापना की थी। किस किस तरह? फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्ट मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? बल्लभाचार्य, साधन या माधवाचार्य, रामानंद? तो इसका सही आंसर है बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य ने पुष्ट मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया था। पुष्ट मार्ग एक आराधना का स्वरूप है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की उपासना की जाती है। पुष्ट मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख भगवत गीता में मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष और सरलतम दृष्टिकोण के रूप में प्रसिद्ध किया गया। बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। बल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे। वे द्वैत और अद्वैत दर्शन के गुणों तथा अवगुणों पर एक दीर्घकालीन विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में थे। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सूफी संप्रदाय से, सिख संप्रदाय से, शाही फरमान से या भक्त संप्रदाय से? तो सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। सिलसिला का अर्थ होता है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सत्य कड़ी का प्रतीक होती है। सूफी आदेशों को भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अब देखते हैं बहमनी राज्य किसके शासनकाल के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ था। ठीक है, बात हो रही है, थोड़ा सा इसको चार्जिंग लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो अलाउद्दीन हसन, फिरोजशाह हसन, अहमद शाह या महमूद गबन? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा महमूद गबन। ठीक है, बहमनी राज्य महमूद गबन के शासन के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गबन मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किसके प्रधानमंत्री थे? मोहम्मद शाह बहमनी के। ठीक है, उन्हें मलिक उल तुज्जर भी कहा जाता था या उपाधि भी दी थी। उन्होंने बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले थे बीदर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तैमूर ने दिल्ली पर किस बार आक्रमण किया था? तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आप इसको कैसे याद रख सकते हो? आप याद रख सकते हो कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उससे 100 साल बाद तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आपको कई बार आपको पूछा जाएगा कि दिल्ली को किसने बसाया है, या आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि जो दिल्ली है वो उसकी स्थापना किसने की है, तो उसका भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तब तक ये क्वेश्चन ध्यान में रखना जिससे कि आपको जब आंसर समझ में आए तो वो आपको सटीक हो जाए, यानी कि ब्रेन में नॉलेज सॉलिड रह जाए। तो तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 में तुगलक वंश की अंतिम शासक नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया था। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी थे जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक सबको पता है बाबर है, और बाबर ने ही अपनी आत्मकथा तुर्की में बाबरनामा लिखी थी। ठीक है, और इन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा था, जो कि लड़ा था इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और वो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में पैदा हुआ था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी था। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मोहम्मद इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का, ठीक है। और उसकी लड़ाई हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध इसी के टाइम लड़ा गया था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी की मध्य लड़ाई हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था। इब्राहिम लोधी के पास सैनिक ज़्यादा थे लेकिन बाबर के पास दिमाग ज़्यादा था। उसने वहाँ पर एक तोपों का इस्तेमाल किया था, ठीक है। पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था भारत में। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में कई बार पूछा जाता है कि बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हुआ था, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए निर्णायक जीत थी, ठीक है। दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसने चलाया था। दीन इलाही, तो दीन इलाही नामक नया जो चलाया था अकबर ने चलाया था दीन इलाही। आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। वर्ष 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा आरंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म व जैन धर्म के पहलुओं से भी जोड़ना था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक चला है। काकतीय वंश, आगे बढ़ते हैं। एक काकतीय वंश काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, कई बार पूछा जाता है कि नाम थोड़ा अटपटा सा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। काकतीय राजवंश का अंत पूछा गया है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो गुप्त वंशजों द्वारा, चालुक्य द्वारा, चोलों द्वारा, दिल्ली सल्तनत द्वारा, ठीक है। तो काकतीय वंश का जो अंत है वो दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो काकतीय राजवंश दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा था और अंत में 1330 ईस्वी में यह वंश समाप्त हो गया था। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया हुआ एक यात्री था, जिसने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था, एक विद्वान, एक लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में 24 फरवरी 1304 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। इसने लगभग 7500 मील की यात्रा तय की थी। अपनी पूरी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? देखा गया था दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार तो मोहम्मद बिन तुगलक, क़यास बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का सबसे अधिक विस्तार किया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था, लेकिन इसने विस्तार करने की पूरी कोशिश की। इसने नए नए नियम लगाए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो महान, ठीक है, किसी ने लिखा है, नाम आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब कौन किसने लिखा है ये बात आपको खुद ही समझनी है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी ने लिखा है कि राजा को उसकी प्रजा से और सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फुतह-ए-फिरोज शाही के बारे में बात करते हैं। फुतह-ए-फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है? तो फुतह-ए-फिरोज शाही में गुलबदन बेगम या अबू फजल या जलालुद्दीन बर्नी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। तो फुतह-ए-फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण है? तो फिरोज शाह तुगलक की। फुतह-ए-फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे। इन्हें अद्धा एवं बिक कहा जाता है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि अद्धा एवं बिक किसके शासनकाल में चलाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चलाए थे। आपसे पूछा जाता है कि अद्धा एवं बिक किस मुगल शासक ने चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने साहित्य
अमुक्तक अमुक्तक माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था। अमुक्तक माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था, तो इसके सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय इसके सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध साहित्य अमुक्तक माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा संकलित किया गया था। अमुक्तक माल्यद तेलुगु भाषा में लिखित है। कृष्णदेव राय ने जवाब्ती कल्याण भी लिखी है। यह एक काव्य ग्रंथ है, जवाब्ती कल्याण, जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय तुलु वंश का था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तुलु वंश के कौन शासक थे, तो कृष्णदेव राय तुलु राजवंश के शासक थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय के काल में ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी और उसकी स्थापना हसन गंगू ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, बहमनी और विजयनगर में कंफ्यूज मत होना। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 में की थी, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई थे हरिहर और बुक्का, उन लोगों ने की थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी को हुई थी। एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने की थी। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का निर्णय लिया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जजिया कर जो हिंदुओं पर लगता था, ठीक है, उनके धर्म पर, तो जजिया कर ना लेने का निर्णय सबसे पहले किस शासक ने किया था। तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि 1347 में हसन गंगू ने जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ठीक है, तो यही एक ऐसा होगा जिसने जजिया कर नहीं लिया है और ये आया है 1347 में। ठीक है, तो वही चीज़ है, 1347 में हसन गंगू जी पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर ना लेने का निर्णय लिया, यानी कि जो जजिया पर जो टैक्स होता था वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसका नाम हसनाबाद रखा गया। ठीक है, जैसे कि अब हसन गंगू का नाम, अब जैसे कि कोई भी राजा होता है तो वो अपनी जैसे कि कोई भी शहर बसाएगा या कोई राजधानी बसाएगा तो वो अपने नाम के तहत जैसे कोई भी नगर बसा, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद या इस तरह के नगर बसाए, वैसे ही हसन गंगू थे। इन्होंने भी अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसका नाम था हसनाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में देखो, कृष्णदेव राय सबसे प्रतापी शासक था, सबसे महान शासक था। ठीक है, और इसके शासनकाल में डोमिंगो पेसो, ठीक है, डोमिंगो पेसो भारत आया था। आप निकोलो द कॉन्टी, विलियम हॉकिंग्स और अब्दुल रज्जाक, ये सब सुन के कन्फ्यूज मत होना। विलियम हॉकिंग्स और निकोलो द कॉन्टी ये सब पुर्तगाली थे और आए 1498 के बाद। ठीक है, लेकिन डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने वर्ष 1520 ईस्वी के आसपास विजयनगर का दौरा किया था। आगे बढ़ते, भक्ति की शाखा के अंतर्गत ईश्वर का निराकार रूप परिकल्पना की गई तो निर्गुण। ठीक है, निर्गुण में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया गया है और निर्गुण के गुण के जो उपासक होते हैं वो भगवान को, ठीक है, अल्लाह को या जो जिस भी नाम से वो जानना चाहते हैं उसका कोई आकार नहीं देते हैं। वैष्णव धर्म में क्या होता है कि वैष्णव में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, शैव धर्म में भगवान शिव की, और सगुण में हम उसको आकार देते हैं। हम जिसकी पूजा करते हैं ना, हम उसको आकार देते हैं और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा भी इसी से संबंधित है। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जलालुद्दीन के बेटे थे, बेटे नहीं भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर पद्मावत जो है पद्मावती और इन सब का ये सब हुआ था, सती, ठीक है, जौहर जिसको बोलते हो, जौहर प्रथा, तो यही सब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही है। और इनकी
महारानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इन सब के लिए इन सबको संजोकर एक पुस्तक लिखी गई थी उसी टाइम पीरियड में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, पद्मावत, ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी बनी थी जिसमें जो आपने देखी, आई थिंक देखी होगी। तो दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा बसाया गया पहला शहर था, ठीक है। तुर्की लोगों की नकल करते हुए सीरी किले का निर्माण करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और संपूर्ण भारत पर मंगोलों के आक्रमण से बचाव के लिए सीरी किले का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाता है कि बताइए सीरी किले का निर्माण क्यों करवाया गया था। सीरी किले का निर्माण करवाने का सिर्फ एकमात्र यही था कि दिल्ली और संपूर्ण भारत को सुरक्षित रखने के लिए, अब किसे सुरक्षित रखने के लिए, जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनसे सुरक्षित रखने के लिए इस सीरी किले का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया। यहाँ पर पूछा गया नहीं बनवाया गया। तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, मयूर सिंहासन, पंचमहल, लाल किला, ठीक है, लाल किला भी, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया। मयूर सिंहासन की बात की जाए तो वो भी शाहजहां ने बनवाया। और इसके बाद आए थे रंगीला ने, ठीक है, नादिर शाह को, ठीक है, वो लूट लेके आया था, कोहिनूर हुआ, ये सब लेके आया था। लेकिन पंचमहल अकबर ने बनवाया था, ना कि शाहजहां ने। शाहजहां द्वारा पंचमहल का निर्माण नहीं करवाया गया। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। आपसे पूछा जाता है कि जो पंचमहल है वो अकबर ने तो बनवाया है, लेकिन अकबर ने किस मंदिर से प्रेरित होकर बनवाया है। हिंदुओं के मंदिर से, जैन के मंदिर से, सिखों के मंदिर से, या बौद्ध मंदिर से। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा बौद्ध मंदिर से। अकबर अपने विश्राम और मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से पंचमहल का उपयोग करता था। हरिया बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी, काफ़ी बार बता चुके हैं। कब हुई थी? 1336 में। तुंगभद्रा नदी के किनारे से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश है? तुलुव राजवंश कई बार बता चुके हैं, कृष्णदेव राय, ठीक है, तेनाली रामन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, हरिया बुक्का, ठीक है। कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश से संबंधित है। तुलुव राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। आपसे पूछा जाता है कि बताइए तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी। कब की थी? 1505 में। तुलुव राजवंश के शासक कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था? ठीक है, तो रजिया को। रजिया का टाइम पीरियड कब तक रहा है? तो 1236 से 1240 तक, ठीक है। और इसके बाद बलबन आया था। तो इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनवाया था। रजिया इल्तुतमिश के पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारों की तरह सेना का नेतृत्व, प्रशासन के कार्यों का अभ्यास करना ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नीति। उसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। अब बाजार नियंत्रण के लिए क्या क्या उन्होंने किया है? गल्ला बाजार, जिसको अनाज मंडी बोला जाता है, सराय अदल, जिसमें कपड़ा बाजार होता है, तो घोड़ों, गुलामों और पशुओं का बाजार होता है, और सामान बाजार। इस तरह के 4 बाजारों का निर्माण करवाया था, यानी 4 तरह के बाजारों की बात कही है। तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में बात की जाए तो तराइन का प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो 1191 की मध्य हुई, 1191 में, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। लेकिन द्वितीय लड़ाई यानी कि 1192 में जब द्वितीय लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तब पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन की लड़ाई जिसे तरवंडी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 से 1192 के बीच 18 बार युद्ध हुए थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि लंगर की स्थापना कब हुई थी? तो लंगर की स्थापना पहले तो लंगर की स्थापना की किसने थी? गुरु नानक देव जी ने लंगर की स्थापना की थी, लेकिन इसको जो, ठीक है, गुरु अंगद ने किया था। गुरु का लंगर यानी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को स्थायी बनाया था गुरु अंगद देव ने। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनकी दरगाह है अजमेर में, राजस्थान में, ठीक है, जो कि भारत में सबसे पवित्र मानी जाती है और मुस्लिमों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कि इम्पोर्टेंट भी रखती है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के संस्थापक
विश्वस्वामी माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ये विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ठीक है, विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है योग अद्वैतवाद, योग ये अद्वैतवाद। रामानुज एक तमिल ब्राह्मण थे। ठीक है, अभी जैसे कि रामानुज कौन थे, एक तमिल ब्राह्मण थे जो वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से एक थे, यानी कि ये विष्णु को के विरोधी थे। रामानुज ने श्री भाष्य और गीता भाष्य भी लिखी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए श्री भाष्य और गीता भाष्य किसने लिखी है, तो रामानुज ने लिखी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसको ध्यान में रखना। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत हुआ था? तो आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर हुआ था, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाए थे और ये चौगान खोलते समय एक्सपायर हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और फिर इसका काम पूरा इनके ही गुलाम, यानी कि इनके दामाद, गुलाम नहीं कह सकते, इनके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद ठीक है, कई लोगों ने इस पर काम करवाया था। अब ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? तो नूरजहां, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा करवाया था, अजमेर में बनवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर किया गया था, जो 1194 में करवाया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में हारे थे और किसके मध्य आक्रमण हुआ था? बाबर के मध्य, जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है कि, तो ये भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल, ठीक है, पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत तो वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। अब आगे बढ़ते हैं। कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था, कई बार बता चुके हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जामा मस्जिद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, जो कि कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, और ये किसने करवाई थी? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 वर्ष लग गए थे और इसका निर्माण 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। शाहजहां ही इस्लामी वास्तुकला के लिए एक प्रसिद्ध संरक्षक थे। जामा मस्जिद दिल्ली के आगरा के किले के अंदर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो टका और जीतल के सिक्कों को किसने प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टका और जीतल के बारे में आपने सुना तो है, लेकिन किसने चलवाया था या किसने प्रचलित करवाया था, ये आपको शायद थोड़ा सा याद रह जाए। तो आप अब याद रख लीजिए, इल्तुतमिश वो एक शासक है जिसने टका और जीतल के सिक्कों को चलवाया था। इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तूतीनामा, ठीक है, तो तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रचित है। ठीक है, इसमें तोते की कहानी होती है और तूतीनामा फारसी भाषा में लिखी गई। पहली बात यह है कि तूतीनामा किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में लिखी गई। इसमें 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे किसने लिखा था? जिया अलाउद्दीन नक्सावी, जिया अलाउद्दीन नक्सावी द्वारा लिखे थे। 14वीं शताब्दी में यह फारसी मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत संकलन की पुनरावृत्ति था जिसका शीर्षक शक सप्तति अर्थात तोते की सप्त दास्तानें था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। उसका शासनकाल 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक चला था, यानी 5 साल तक चला था। जैसे 5 साल में उसने एक, आप याद करने के लिए, एक हिस्ट्री रचना कर दी थी तुगलकाबाद शहर की स्थापना करके। तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है जिसके अवशेष कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तुगलकाबाद किले का निर्माण 1320 से 1325 में यानी कि मध्य हुआ था। इस किले में आदिल शाह का किला भी बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इस किले में आदिल शाह का किला भी बना हुआ है तुगलकाबाद शहर में। श्री गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की थी। ठीक है, आप कह सकते हो कि
श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का दिन था, ठीक है, यानी कि जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तब वो बैसाखी का दिन था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृतपान किया था, ठीक है। ये कब है, ये कब की घटना है, ये 1699 की घटना है, ठीक है, यानी कि और गुरु गोविंद सिंह ने उसी टाइम खालसा पंथ की स्थापना की थी। और ये आपसे पूछा जाता है कि ये खालसा पंथ की स्थापना किस दिन हुई थी, आपसे 4 ऑप्शन में दिया जाएगा, तो उसमें से बैसाखी का दिन था, ठीक है, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। पिट्ठल मंदिर के बारे में बात की जाए तो पिट्ठल मंदिर, पिट्ठलनाथ एक, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। भगवान विट्ठल, जिसको भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है, महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों का समूह है, या पट्टदकल में स्थित स्मारकों का समूह, या खजुराहो में स्थित स्मारकों का समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी की गुफाओं, ठीक है। हम्पी की गुफाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है भगवान विट्ठल का मंदिर। और ये कब बनवाया गया था? तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में एक देवराय द्वितीय के शासन में हुआ था। विट्ठल मंदिर भारतीय वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही दर्शाता है, यानी कि अब मुगल बादशाह के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं अकबर, ठीक है, पहले कौन है? अकबर। यहाँ पर देखो अकबर यहाँ से शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले नंबर आएगा अकबर, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है, या अकबर, उसके पहले अकबर, उसके बाद जहांगीर, तीसरा नंबर है शाहजहाँ, ठीक है, चौथा नंबर है औरंगजेब। देखो अकबर का पुत्र था जहांगीर, ठीक है, और जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ, और शाहजहाँ के पुत्र या पौत्र कह सकते हो औरंगजेब थे। इनमें से किस वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंशों के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, उनको तो बाद में सुल्तान कहा गया था। सुल्तान से तुर्की सरदारों को कहा जाता था, बाद में ये उपाधि दी जाती थी लोगों को। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रायल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान जीटी रोड कर दिया गया था? तो जीटी रोड का शेरशाह सूरी है। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रायल सड़क का निर्माण करवाया था, और ये 16वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसे बाद में अंग्रेजों के नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया था, ठीक है। जीटी रोड को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था, यानी कि पहले रायल यानी शाही सड़क थी, शाही सड़क था, और उससे पहले, ठीक है, उसके बाद शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाने लगा। लेकिन जब जनरल ऑकलैंड आए, ठीक है, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड भी कर दिया, जो कि कितनी किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है। शेरशाह सूरी द्वारा सूर किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी किया था? तो टका, रुपया, या टंका, या मोहर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपये, ठीक है। शेरशाह सूरी ने रुपये का प्रथम बार चलन कराया था। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। बाद में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। यह इस एक सिक्के का वजन 178 ग्राम था। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे वो कितने ग्राम के थे? तो 178 ग्राम के थे। ये काफ़ी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आप फिर अगर जितना याद रह सके उतना याद कर लो। शेरशाह सूरी ने 1 रुपया को 40 तांबों के टुकड़ों या पैसों में विभाजित किया था। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपयों के रूप में जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती का दरवाजा है, दीवान खास और कुतुब शाही मकबरा, ठीक है। तो कुतुब शाही मकबरा नहीं है, बाकी दीवान खास भी है, ठीक है, फतेहपुर में सीकरी में। तो कुतुब शाही मकबरा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। यह कहाँ पर है? हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है।
बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है। दीवान खास का निर्माण भी अकबर ने वर्ष 1637 में आगरा के किले में करवाया था। 27 अक्टूबर 1605 को 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी? जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। किसकी मृत्यु हुई थी? तो समागी मुमताज महल या सम्राट अकबर। तो सम्राट अकबर की जो जो है ना, जो डेड बॉडी या मकबरा, ठीक है, वो सिकंदरा में दफनाया गया है। 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गए थे। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां था, ठीक है, जो सम्राट का संरक्षक भी कहा था। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन इलाही चलाया था, ठीक है, और इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू था, जिसको नाम था बीरबल या महेश दास। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित किया था? राजधानी को दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित? वो है देवगिरी या दौलताबाद। इसको ही दौलताबाद भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1336 से 37 में दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 ईस्वी से वर्ष 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही। राजधानी के बाद फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इबादत खाना कहाँ से स्थित है? ठीक है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना पूजा का स्थान होता है। 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं की शिक्षा पर चर्चा की जा सके। मध्ययुगीन काल में सरखी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान में बनवाया था? अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया गया था। ठीक है, मध्ययुगीन काल में सरखी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरखी राजवंशों के शासक इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया था। किताबुल रेहला पुस्तक किसके द्वारा रखी गई थी? तो किताबुल रेहला की रचना कौन है? इब्न बतूता। तो किताबुल रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार इसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की है। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो वो चांद बीबी थी। ठीक है, चांद बीबी, चांद सुल्तान भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, इन्होंने अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। चांद बीबी को चांद सुल्तान या चांद खातून के नाम से जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, जो किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर की सेना और हेमचंद द्वितीय। ठीक है, जिसमें हेमचंद की आंख में तीर लग गया था और अकबर की, ठीक है, किसने लड़ा था? तो अकबर के टाइम पर उनके जो संरक्षक थे बैरम शाह, उन्होंने इस युद्ध में लड़ाई की थी। और सॉरी, थोड़ा सा गलती हुआ, ये गलती बता दी है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था और ये लड़ा गया था मान सिंह। ठीक है, ठीक है, तो मान सिंह और महाराणा प्रताप, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। अकबर की तरफ से लड़ा था मान सिंह ने। ठीक है, और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और मान सिंह जीत गए थे, यानी हिंदुओं ने हिंदुओं पर ही आक्रमण किया था। ठीक है, इसी को हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। मानसिंह कहाँ के थे? तो मानसिंह आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने, ठीक है, आमेर से बिलोंग करते थे। और महाराणा प्रताप, आपसे पूछा जाता है कि महाराणा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जब हो रहा था, तो बताइए कि महाराणा प्रताप का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो भील जनजाति ने इनको सहयोग दिया था। बाद के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सूरत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम
के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया। ठीक है। 1613 ईस्वी को जारी शाही फरमान ने अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली यानी दिल्ली में स्थापित की राजधानी की एक कई वास्तुकला परियोजना में भाग लिया था, जहां आरा हैं जिनको ठीक है जिनको वास्तुकला में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है। और उन्होंने इसी वास्तुकला को देखते देखते लगभग 5 वास्तुकला परियोजना में भाग लिया था। और किसके साथ उन्होंने काम किया था? महिलाओं के साथ। तो शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थित नई राजधानी की कई वास्तुकला परियोजना में भाग लिया था। लगभग 18 इमारतों में से 5 का निर्माण जहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना चांदनी चौक है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा फेमस है पुरानी दिल्ली में। बाबर की आत्मकथा के बारे में बात की जाए तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। बाबर ने तुलगमा युद्ध प्रणाली, ठीक है, और पानीपत का युद्ध भी आया है, खानवा चंदेरी के युद्ध के बारे में उसने अपनी बाबरनामा में बताया है। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? ठीक है। तो ये बात होती है 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्सिया के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमण काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। जिसमें अहमद शाह वो रंगीला होता है, उससे नादिर शाह ले जाता है कोहिनूर हीरा। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध में भेजा था? तो औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था। ठीक है। राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए, और जिसमें जयसिंह ने शिवाजी को बंदी बना लिया था, और उसके बाद उन्हें संधि करनी पड़ी थी, जिस संधि का नाम होता है पुरंदर की संधि। कब करनी पड़ी? 1665 में। आपसे पूछा जाता है बाद में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो नादिर शाह लेकर गया था। किससे लेकर गया था? मोहम्मद शाह रंगीला से। ठीक है। इसने युद्ध किया था लेकिन जीत नहीं पाया था, और ये युद्ध था करनाल में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, जैसे कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैसे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी ले गया था। मध्यकालीन में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी, और ये मोहम्मद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी टाइम पीरियड पे थे। तो पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसबी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती का जौहर का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं भी हैं, जैसे कि कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट। इसमें आखिरी कलाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। और अखरावट। बाद का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ठीक है। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। इसका असली नाम अबुजफर नासिरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने 1837 ईस्वी में से 1857 तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। वर्ष 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया, और अंग्रेजों से हार के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था, और कहाँ भेज दिया? रंगून में। ठीक है। और 7 नवंबर 1862 को रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह हैं, उनका बचपन का नाम फरीद था। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता है। 1539 में फरीद खान को शेरशाह की उपाधि मिली थी। 1539 ईस्वी में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया था, क्योंकि इसने तलवार को एक बार से बाघ को मार डाला था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में बनाया था? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया था, और जल्द ही उनके 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम जहांगीर रखा।
ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो पेट्रा ड्यूरा। पेट्रा ड्यूरा एक वास्तुकला है जो आजकल प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है। ठीक है, यानी कि पहले प्रथम बार आपसे पूछा जाए तो भारत में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों पर नक्काशी करना, उस पत्थरों पर आकृति बनाना, ये सब काम पेट्रा ड्यूरा तकनीक के माध्यम से ही संपन्न हुआ, जो कि ताजमहल की बनावट के लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और पेट्रा ड्यूरा जैसे इसे भी पच्चीकारी भी कहा जाता है। ठीक है, अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है प्यूटेट। ठीक है, प्यो ड्यूरा। पहली बार 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली में फ्लोरेंस में इस तकनीक को विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां द्वारा नहीं किया गया, यानी किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया? शालीमार बाग, लाल किला, बुलंद दरवाजा या जामा मस्जिद। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसमें शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, शालीमार बाग, लाल किला और जामा मस्जिद, इन तीनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, बुलंद दरवाजे को अकबर ने करवाया था गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद 1602 में। ठीक है, बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम भव्यता का मंदिर या गौरव का द्वार। इसकी ऊंचाई है 54 मीटर। इसके अलावा अन्य इमारतें लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्तसाल से में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ताजमहल जो परिसर है उसका निर्माण कब शुरू करवाया गया था? तो 1632 में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। पूर्ण रूप से 1653 में इस बनकर तैयार हो गई थी और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्न में किस राजवंश का आधिकारिक निवास है? तो वाडियार वंश का आधिकारिक निवास स्थान है कर्नाटक का मैसूर पैलेस। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास। 1612 में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। कालांतर में वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत से शैली से हैं? तो वो कौन से हैं? तो ध्रुपद गायन शैली है तानसेन। ठीक है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत की ध्रुपद गायन शैली संबंधित रखते हैं। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर है और कर्मभूमि रीवा, यानी कि पैदा हुए तो ग्वालियर में लेकिन वर्क किया था रीवा में। आज एक गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है जिसमें संगीत एक गौरवशाली परंपरा का शिलालेख मौजूद है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में सफदरजंग का मकबरा नहीं, क्योंकि ये कहाँ पर है? दिल्ली में। आप कुछ भूल जाओ तो सफदरजंग से आप याद रख सकते हो। दिल्ली में दो ही फेमस हैं, यानी पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सफदरजंग हॉस्पिटल नंबर दूसरे पे आता है और यहाँ पर फ्री इलाज होता है। सफदरजंग का मकबरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने वर्ष 1754 में बनवाया था। यहाँ उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के लिए आविष्कार के लिए जाना जाता है? तबला और सितार के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो। और ये कहाँ से थे? कासगंज से थे। और ये किसके से थे? निजामुद्दीन औलिया के से थे। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा ख्याल और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो लोकप्रिय रूपों की खोज के लिए जाना जाता है। अमीर खुसरो कव्वाली के भी जनक कहा जाता है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई राजा प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई थी। ये कब बनवाई गई थी? 1699 में या 1799? 1799 में बनवाई गई थी। ठीक है, हवा महल 1799 में। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय मंजिल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान में के जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवन लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा की। ठीक है, इसको बोला जाता है इतिवृत्त। ठीक है, मुगल मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद किसकी? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जहाँ भी गीत गोविंद लिखो आप जयदेव पे टिक करके आगे बढ़ जाओ।
जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबार में शाही कवि थे। गीत गोविंद ने कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध, विशेष रूप से नाम की गोपी का वर्णन किया है। गीत गोविंद 12 अध्यायों में विभजित है। राजपूत राजवंश में अनंगपाल तोमर किस राज्य को स्थापित किया है? तो गुजरात, मालवा, अजमेर या दिल्ली? तो अनंगपाल तोमर ने ही दिल्ली की स्थापना की है। जैसे कि हमने आपसे पूछा था कि दिल्ली की स्थापना किसने की है, तो अनंगपाल तोमर ने की है। ठीक है, 11वीं शताब्दी में। भारत में मध्यकालीन किस शताब्दी से शुरू हुआ था, किस शताब्दी में समाप्त? तो 8 से 18वीं शताब्दी में मध्यकालीन शुरू हुआ था और ठीक है 18वीं में खत्म। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा मध्ययुगीन भारत भी कंप्लीट हो जाता है, मध्यकालीन इतिहास। अब हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में, जिसमें है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिहार में, महाराष्ट्र, बंगाल या गुजरात? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल में। ठीक है।